देख हम लोग व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक है, हम लोग इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, या साउंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो साउंड के कैरेक्टरिस्टिक में तुम लोग एक चीज नोटिस किए होगे, हम लोग घर के बाहर खड़े रहते गेट पे, मम्मी लोग पूछती कौन है, हम लोग बोलते हम है, ठीक है, हम है, मैं हूँ, ठीक है, जो बोलना है बुलाओ। लेकिन यहाँ पे हम लोग नाम नहीं बोल के क्या बोल देते हैं, हमें या मैं हूँ, लेकिन फिर भी मम्मी लोग समझ जाती है कि बेटा आया या बेटी आई है। तो ये जो प्रॉपर्टी है साउंड का, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी आवाज के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये आवाज गिटार का बजाया हुआ है, या ये आवाज सितार का बजाया हुआ है, ये आवाज कैशियो का है, या ये आवाज तबला का है। तो यही होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में हम लोग पढ़ने वाले लाउडनेस, ठीक है, ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका है क्लास 8 में, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में पढ़ो क्या बताता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो साउंड का आता है वो आया लाउडनेस, ठीक है। तो लाउडनेस में क्या होता है, लाउडनेस क्या चीज पे डिपेंड करता है भैया, ये चीज आप बताओ हम लोग को। सीधा सा भैया बात, हम भी आ गए। ओके मार्क करेंगे बाद में, अभी पढ़ ले क्लास में, ठीक है। तो ठीक है। लाउडनेस में यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, सबसे पहला लाउडनेस क्या चीज पे डिपेंड करता है। तो लाउडनेस होता क्या है, लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए फेंट वन, बोथ हैविंग द सेम पिच एंड क्वालिटी। तो भैया आगे जाके हम लोग पिच और क्वालिटी भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, लाउडनेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, जिससे हम पता कर सकते हैं तेज आवाज में और स्लो आवाज में, ठीक है। या तुम ऐसा बोलो कोई कस के चिल्ला रहा है या कोई धीरे चिल्ला रहा है, उसमें हम लोग जो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाउडनेस कहते हैं। यहाँ पे तुम लोग देखा होगा, स्कूल का भी तो एग्जाम चल नहीं रहा है, तुम लोग स्कूल में असेंबली ग्राउंड होता है, वहां पे तुम लोग देखता है कि माइक्रोफोन रहता है, वहां पे कोई माइक पे गाता है तो हम लोग को सुनाई पड़ता है। तो वहां पे क्या होता है, ये सीआरओ जो है होता है, ठीक है, इसको बुलाते कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप, या तुम लोग एम्पलीफायर भी बुला सकता है। तो वो क्या करता है भैया, आवाज को क्या करता है, बढ़ाता है या घटाता है, ठीक है। तो ये अलग बात है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, ये दो ग्राफ से समझो, तुमको यहाँ पे दिखा रहा है कि साउंड किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो भैया साउंड डिपेंड्स ऑन, मतलब लाउडनेस क्या चीज पे डिपेंड करता है, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। जैसे तुमको हम सीधा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पे हम दो ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके और एक ऐसे करके। यहाँ पे तुम लोग मेरे को बताओ, एक है राम का और एक है श्याम का। तुम लोग मेरे को एक ग्राफ देख के बताओ भैया, ज्यादा कस के कौन चिल्ला रहा है, राम चिल्ला रहा है या श्याम चिल्ला रहा है। श्याम। ठीक है, श्याम श्याम। चिल्ला रहा है, ठीक है। तो श्याम क्या तुम लोग देखा जो बोला श्याम चिल्ला रहा है, तुम लोग इसका एम्पलीट्यूड देखा, तुम लोग इसका क्या देखा, लार्ज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो ये जो चीज है यही हम तुमको बता रहे हैं, एम्पलीट्यूड जो होता है, लाउडनेस क्या चीज पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड में। भैया जिसका भी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसका लाउडनेस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे करके आता है, कौन से सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी पे लाउडनेस डिपेंड करता है, तो तुमको 1 मार्क्स का आंसर रहेगा, सीधे सीधे तुमको एम्पलीट्यूड लिख देना है। क्या लिख देना है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब क्या लाउडनेस को मेजर किया जा सकता है, हाँ, लाउडनेस को जब मेजर किया जाता है तब उसको हम लोग इंटेंसिटी कहलाते हैं। तो अंडरलाइन करना है यहाँ पे, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ वेव एट ए पॉइंट ऑफ द मीडियम इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड नॉर्मली थ्रू ए एरिया, यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। हम यहाँ पे ऐसे करके क्या किए, एक स्क्वायर बना लिए, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो भैया इसका एरिया जो आया ये कितना आ गया, 1 मीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से कितना साउंड गुजर रहा है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, वही उसका क्या कहलाता है, इंटेंसिटी कहलाता है, वही उसका क्या कहलाता है, इंटेंसिटी, ठीक है। तो बात आता है क्या इंटेंसिटी और लाउडनेस एक चीज है, नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। इंटेंसिटी क्या बताता है, यहाँ पे देखो, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव एट ए पॉइंट ऑफ द मीडियम इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड नॉर्मली, ठीक है। तो तुम देख यहाँ पे नॉर्मली का बात क्या मतलब, यहाँ पे देखो दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। इट्स यूनिट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया अभी तुम लोग यहाँ पे देखो क्या किए थे, यहाँ पे ये चीज देखना, यूनिट एरिया से बोला था तो नीचे एरिया आया था, और एरिया का यूनिट क्या हो जाता है, पर मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे बताया, इसका जो यूनिट आ रहा है वॉट पर मीटर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। इसका यूनिट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तुम ऐसे लिखो या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, m पे पावर -2, जैसे तेरे को अच्छा लगे लिख। अब यहाँ पे देखो फिर क्या बोलता है, ग्रेटर द एनर्जी कैरिड बाय साउंड वेव ग्रेटर इज इंटेंसिटी। तो सीधा सा बात है भैया, एनर्जी ज्यादा कैरी करा, और एनर्जी जो होता है किसमें नापते हैं हम लोग, वॉट में। तुम लोग वर्क पावर वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है बता तुम लोग, भैया वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट आ जाता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का आ जाता है मीटर। तो न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बुलाते हैं, वॉट बुलाते हैं। ये याद आया तुम लोग को, जूल बुलाते हुए। हाँ जी ठीक है, भैया। न्यूटन मीटर को वाट नहीं बुलाते हैं, न्यूटन मीटर को जूल बुलाते हैं। एक चीज देखो यहाँ पे बोलता भी नहीं है कोई,
जूल जो है वाट और एनर्जी, देख वाट और एनर्जी, वर्क और एनर्जी, सॉरी वर्क और एनर्जी दोनों भैया क्या होता है, बराबर होता है। तो वर्क और एनर्जी, एनर्जी जो है तुमको कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कहलाता है, तो जो भी यूनिट आएगा वर्क का वही यूनिट क्या चीज कहा जाएगा, एनर्जी कहा जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना इसका यूनिट क्या आ रहा है, जूल आ रहा है, इसका यूनिट क्या आ रहा है, जूल आ रहा है, क्योंकि टाइम इन्वॉल्व है। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम। तुम लोग को शायद ऐसा क्वेश्चन आया था या 9th क्लास को, पता नहीं हम किसका देखे थे, पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम था। तो इसी से अगर हम तुमसे पूछेंगे कि वर्क का यूनिट क्या है, तुम बोला यहाँ पे क्या वर्क का यूनिट होता है भैया जूल, लेकिन अगर हम तुमसे पूछे वॉट और सेकंड के टर्म्स में, तो देख यहाँ पे वर्क इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम हो गया। पावर का यूनिट होता है क्या बता, वॉट होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। हम तुमको ABCD करके ऐसे करके ऑप्शन देते हैं, ठीक है, वाट डिवाइडेड बाय सेकंड, वाट एस पे पावर -1, ठीक है, वॉट एस, ठीक है, कौन सा यूनिट होगा बताओ, ABC या डी में दे देते नन ऑफ दी अबव, क्या होगा आंसर बता, पावर का यूनिट, वर्क का यूनिट क्या होगा, ABCD, डी। डी। हम तुमसे पूछ रहे वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा। जूल। ABCD ऑप्शन में देख के बोल। जूली का हमको आवाज नहीं आ रहा सी। है, सी होगा, हाँ सी। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चल रहे हैं तो यहाँ पे सी हो गया, डी हम नन ऑफ दी अबव बोल रहे थे, ठीक है, नन ऑफ दी नन। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जूल तो है, ठीक है, वाट सेकंड को ही जूल बुलाते हैं, वाट सेकंड को ही क्या बुलाते हैं, जूल बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जूल ऑप्शन ही नहीं दे रखे तुमको, ठीक है, तो ये वाट सेकंड ही को जूल बुला रहे। तो ये चीज ध्यान रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है और आया है, चाहे 9th में आया है 10th में, कोई याद नहीं है, लेकिन किसी को तो ये क्वेश्चन पूछा था। The intensity of sound wave in air is proportional to square of amplitude of vibration. अब इंटेंसिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये चीज देखो तुम लोग, ग्रेटर द एनर्जी कैरिड बाय साउंड, तो ऑब्वियस सा बात है कि भैया अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो साउंड का इंटेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो इंटेंसिटी जो होता है, पहला फैक्टर क्या चीज बताया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। बाद में हम तुमको बताएंगे लाउडनेस भी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। दूसरा होता है द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। दूसरा इंटेंसिटी क्या चीज पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी जो है उसका भी क्या बता रहा है, स्क्वायर बता रहा है। और तीसरा चीज बता रहा है डेंसिटी ऑफ एयर में डिपेंड करता है, और चौथा चीज बता रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर में डिपेंड करता है। तो हम तुमसे ऐसे करके पूछ सकते हैं, वही चीज वापिस से बताना मेरे को जरा सा देख के, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन ABCD ऑप्शन दे रहे हैं, क्या क्या सुन ले, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, और तीसरा हो गया ह्यूमिडिटी, चौथा हो गया ह्यूमिडिटी। बताओ इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, डी नंबर। डी नंबर आ जाएगा, ठीक है। Humidity. फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और डेंसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ह्यूमिडिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, डज नॉट बोले थे तो डी आ जाएगा। तो देख ले ऐसा क्वेश्चन हो गया। अब आता है सब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ लाउडनेस एंड ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ इंटेंसिटी। तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि एक को हम लोग बस फील कर सकते हैं, दैट इज लाउडनेस को फील कर सकते हैं, और अगर हमको मेजर करना है तो उसका ऑब्जेक्टिव नेचर हो गया। तो लाउडनेस ऑफ साउंड, ये क्वेश्चन आता है कि बताओ सब्जेक्टिव नेचर क्या है और ऑब्जेक्टिव नेचर क्या है। तो सब्जेक्टिव नेचर तुमको लाउडनेस लिखना है, और ऑब्जेक्टिव नेचर क्या लिखना है, इंटेंसिटी। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, अब आता है लाउडनेस ऑफ साउंड। यहाँ पे ये जो तुम लोग इसको सब जन मार्क कर लो अपने अपने बुक में, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। इंटेंसिटी का ये डेफिनेशन यहाँ है, यूनिट याद करो वाट पर मीटर स्क्वायर, और तुम्हारा यहाँ पे ये फैक्टर्स याद करना है, ये 4 फैक्टर दिए। अब आ जाओ तुम लोग यहाँ नीचे, लाउडनेस ऑफ साउंड क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, तो हम तुमको बताए थे, जो इंटेंसिटी का पहला पॉइंट था इसका भी वही होगा। तो इंटेंसिटी दैट इज एनर्जी कन्वेड बाय द साउंड। दूसरा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बोला था, यहाँ पे भी वही चीज आएगा, ठीक है। इतना पढ़ने का कोई काम नहीं है तुम लोग को, सीधा सीधा यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। द सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर्स ऑफ द लिसनर पे भी डिपेंड करता है,
दस लाउडनेस, जैसा बूढ़ा आदमी लोग को कम सुनाई देता है तो उनका आवाज, उनका कान का सेंसिटिविटी क्या हो जाता है, एज के अकॉर्डिंग कम हो जाता है। द लाउडनेस ऑफ साउंड ऑफ ए गिवन इंटेंसिटी में डिफर फ्रॉम लिसनर टू लिसनर, दैट इज साउंड ऑफ सेम इंटेंसिटी मे अपीयर टू बी डिफरेंट। अब कुत्ता लोग का आवाज बहुत जल्दी सुनाई पड़ जाता है तो उनका इंटेंसिटी, कान का जो सेंसिटिविटी है उनका ज्यादा होता है। फॉर नॉर्मल ईयर द सेंसिटिविटी इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज। हम लोग कितने, हम लोग का ऑडिबल रेंज क्या है? 20 किलोहर्ट्ज। 20 to 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से कितना, 20,000 हर्ट्ज, ये ध्यान रखना। Thus, for a sound waves, loudness has a subjective nature, that is, it depends on the listener. While intensity being a measurable quantity, देख intensity क्या बोला यहाँ पे, ये measurable, हम तुमको इसीलिए बोल दिए थे। आगे कभी भी तुम लोग को कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन आता है, तुम लोग बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखोगे, दैट इज तुम्हारा 10 ईयर्स में देखोगे, तो तुमसे लिखा हुआ होगा व्हाट इज दी सब्जेक्टिव नेचर, व्हाट इज दी ऑब्जेक्टिव नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव नेचर क्या है, लाउडनेस है, और ऑब्जेक्टिव नेचर क्या है, बता जल्दी से, इंटेंसिटी है। तो ऑब्जेक्टिव नेचर का मतलब क्या हुआ, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजरेबल क्वांटिटी हो। तो यहाँ पे इंटेंसिटी को तुम लोग मेजर कर सकता है, कैसे बताया था, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट स्क्वायर, उसी को क्या बता रहा था, इंटेंसिटी बता रहा था। अब यहाँ पे इतना जो पॉइंट्स लिखा हुआ एकदम शॉर्ट में तुम लोग बगल में लिखते जाना। सबसे पहला बोलता है लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, बगल में लिखो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इतना पढ़ने का काम भी नहीं पड़ेगा, तुम लोग देखा वहां पे एम्पलीट्यूड से रिलेशन है। अब इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, बहुत इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे जैसे मेरे को बताओ, यहाँ पे तुम लोग आंसर करना, हम तुमको क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है 16 और ये दिया हुआ है 4 मीटर, ये दिया हुआ है 4 मीटर, ये दिया हुआ है 16 मीटर। मेरे को तुम लोग बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ लाउडनेस ऑफ राम टू लाउडनेस ऑफ श्याम। 1:4। पक्का हो गया 1:4? हम बोल रहे हैं लाउडनेस ऑफ राम टू लाउडनेस ऑफ श्याम। भैया क्वेश्चन रिपीट करिएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लाउडनेस, ठीक है, 4:1 भैया। 4:1। हाँ 4:1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम लोग एक चीज तो किया ही नहीं, फिर से सोच के बोलो। क्या होगा आंसर? 4:1 हर्ट्ज। रुको और साफ साफ तुम लोग को दिखाते हैं, सोच के बोलना। ठीक है, फाइनली अब हम बता रहे, क्वेश्चन भी सुन ले। यहाँ पे हम 2 ग्राफ बना रहे, ठीक है, यहाँ पे हम 2 ग्राफ बना रहे, एक ग्राफ ले ऐसे करके और दूसरा ग्राफ हम बना लिए ऐसे करके। यहाँ पे ये देख, ये है 16 एंड दिस इज 4। ठीक है, ये है बच्चा राम, ऊपर वाले को इस बार हम राम कर दिए और नीचे वाले को श्याम कर दिए। मेरे को बताओ व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लाउडनेस ऑफ राम टू श्याम। सोच के बोलना और जल्दी बोल, बच्चा वाला क्वेश्चन, इतना टाइम लगाएगा तुम लोग। जिसको आंसर करना वो हाथ उठा सकता है, रेज हैंड, ऑप्शन है तुम लोग के पास। गलत ही होगा, क्या टेंशन ले रहा है, बोल। इतना 1:4 भैया। 1:4 पक्का? और कोई कुछ आंसर बोलेगा? भैया 1:16। 1:16। और कोई आंसर? और कोई आंसर? ठीक है, देख तुम लोग का मैथ्स कितना वीक है। यहाँ पे देख, लाउडनेस जो है, सबसे पहला चीज नेक्स्ट पेज में हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पे देखना। लाउडनेस जो है, हम तुमको क्या बोले, लाउडनेस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तुम लोग कितना इजी मिस्टेक किया, ध्यान देना। ठीक है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। हम यहाँ पे 2 का रेशियो निकाल रहे हैं, L1/L2। ठीक है, इज इक्वल्स टू A1/A2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही ना हो जाएगा, तो सही बोल रहा था, शायद बीच में कोई बोला था। यहाँ पे देखो A1/A2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो, तुमको A1 और A2 का होल स्क्वायर जो है, इसको क्या ऐसे करके लिख सकते हैं, A1/A2 का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे करके लिख दिए, किसी को कोई दिक्कत?
अब हमको यहाँ पे बताओ A1 का एम्पलीट्यूड कितना आ रहा था? 4 मीटर। 4, ठीक है, 4 मीटर आ रहा था। और A2 का एम्पलीट्यूड कितना आ रहा था? 16, 16 क्या हो मीटर। 16, जाता यहाँ पे? देखिए भैया, ये हो जाता 4 इंटू 4 बाई 16 इंटू 16, यही ना हो जाता? 4 इंटू 4 बाई 16 इंटू 16, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना था। तो अब यहाँ पे देखो ये कितना आ जाता? 4, और ये भी कितना आ जाता? 4। ये कितना आ गया? 1:16 आ गया। ये कितना आ गया? 1:16। अब हम उल्टा कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर हम तुमसे पूछ लेते हैं क्या कि बताओ मेरे को अगर एम्पलीट्यूड दिया है तो लाउडनेस का क्या रेशियो आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या हो जाता, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो उल्टा हो जाता। यहाँ पे अगर हमको एम्पलीट्यूड मांग रहा होता और हमको क्या दिया रहता, लाउडनेस दिया रहता, तब क्या हो जाता? L1/L2 का अंडर रूट आ जाता। L1/L2 का क्या आ जाता है? अंडर रूट। क्योंकि भैया स्क्वायर उधर जाता है तो क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, तुमको ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हमको ईयर तो पक्का नहीं पता, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है। तुमको अभी एक्सरसाइज में भी दिखाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और इस पे क्वेश्चन आता है और तुमको ये ध्यान रखना है। तो सीधा सा बात यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि लाउडनेस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर हो जाता है। तो सब बच्चा ये ध्यान रखना। और दूसरे पे आते हैं और बगल में लिख ले फैक्टर जो है, तब कभी तुमको बाद में ऐसे रिवाइज जब करेगा तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। इतना सा ध्यान रखना, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तुम लोग को हम बताए भी थे, अभी रिवीजन भी जैसा मैथ्स में बोले थे वो सब क्वेश्चन आया है। और अभी भी हम तुमको यही बात बोल रहे, बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है, तुम देख हर चैप्टर में फैक्टर है और फैक्टर पूछेगा ही पूछेगा और ये सब बहुत बार आता है। तो तुमको सीधा से यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होगा, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस लार्जर द एम्पलीट्यूड लार्जर द साउंड, यही लाइन लिखेगा और क्या है। फिर दूसरा आता है तुम्हारा डिस्टेंस पे। सीधा सा तुम ही लोग बताओ, अभी हम यहाँ बैठ के अपना कोतवाली चौक में घर में तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, मेरा आवाज ज्यादा से ज्यादा मेरे घर के गेट के बाहर तक जा सकेगा और कस कस के चिल्लाने लगेंगे बाहर तक चला जाएगा। ऐसा तो नहीं है कोतवाली चौक से खलीफा बाग तक मेरा आवाज पहुंच जाएगा, इतना तो हम नहीं चिल्ला रहे। तो लाउडनेस जो होता है बताओ, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, लाउडनेस बढ़ते जाएगा कि घटते जाएगा? घटते जाएगा। बढ़ते जाएगा। बढ़ते तो यहाँ जाएगा। पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लिख ले जरा सा यहाँ पे, लाउडनेस वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ भी क्या रिलेशन बताया? 1/r² बता रहा है। यहाँ भी क्या रिलेशन बता रहा है? 1/r²। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुमको मान लेते हैं अभी एक दो लड़का के बीच में डिस्टेंस कितना है? 16 मीटर है, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया? 4 मीटर हो गया। तो बताओ क्या चीज चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भैया इसको हम L1 मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं? L2 मान रहे हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला निकलेगा वो देखो, वो आ जाएगा L1/L2 और R2/R1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? L1 के सामने इस बार R2 आ गया और L2 के सामने क्या आ गया? R1 आ गया। कारण इसका यही है कि भैया इसमें रिलेशन क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, जिसके कारण से ये उल्टा हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे अगर तुमको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ जाए तो इसका रिलेशन तुम लोग ये नोट कर सकता है, L1/L2 इज इक्वल्स टू R2/R1 का होल स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड में क्या हो गया? एम्पलीट्यूड में भैया हो गया आपका L1/L2 इज इक्वल्स टू A1/A2 का होल स्क्वायर। तो इस सब को साथ में लिख देते हैं, तुम लोग नोट में नीचे नोट कर ले तो जरा सा ये चीज, L1/L2 इज इक्वल्स टू A1/A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2/R1 का होल स्क्वायर। ये नोट कर ले, ये सब जो फॉर्मूला यूज आएगा वो यूज कर लेना। तो यहाँ पे भैया ये इसलिए A1 L1 के सामने A1 है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे R2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप रिलेशनशिप बताए थे। तो ये इतना सा सिंपल सा चीज है जो तुम लोग को ध्यान रखना है। अब तुम लोग मेरे को बताओ, सबके स्कूल में मार्च पास्ट होता था, इस बार तो किसी के स्कूल में भी नहीं हो पाया 15 अगस्त का मार्च पास्ट में। तुम लोग देखा होगा दो तरह का ड्रम यूज किया जाता है, एक होता है तुम्हारा साइड ड्रम और एक होता है बेस ड्रम। किससे ज्यादा आवाज निकलता है? साद आया है? हाँ, बेस ड्रम। ठीक है, बेस ड्रम से, ठीक है। तो उसमें जो तुम लोग उसमें जो बीटिंग होता है लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो वो जो बड़का ड्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बड़का ड्रम होता है भैया, और एक साइड ड्रम होता है छोटा सा, ठीक है। तो साइड ड्रम जो होता है
आवाज बताओ, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, कौन सा एरिया ज्यादा है? A2 ज्यादा है। तो A2 अगर एरिया ज्यादा है तो भैया इससे आवाज क्या होगा? ज्यादा निकलेगा। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? एरिया आ गया। सरफेस एरिया बुला लो। तो सीधे सीधे इतना पॉइंट ही नहीं पढ़ना है तुम लोग को, सीधे सीधे बस जो हम लिखवा रहे बगल में लिखते जा, खत्म। तुमको उसको बस एक बार देखेगा, एग्जाम खत्म। क्योंकि उस समय तो तुमको भैया पूरा एक बुक रिवाइज करना है, तो उतना टाइम नहीं रहेगा कि एक एक लाइंस पढ़ पाओ। तो थर्ड पॉइंट में लिख लो, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। वो भी क्या? इतना सा बस, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखना है सरफेस तो लिख ले सरफेस एरिया। चौथा पॉइंट पे चलते हैं, चलो देखो यहाँ पे चौथा पॉइंट पे क्या लिखता है, यहाँ पे देखो, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम। एकदम सही बात है, मोर द डेंसिटी ऑफ मीडियम मोर इज द लाउडनेस। तुम लोग एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल बताए, अच्छा चलो एक चीज पूछते हैं तुम लोग से, अगर याद हो, हम यहाँ पे साउंड चैप्टर पढ़ाने से पहले एक बात बताए थे, ये एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का को लेटा देते हैं और इधर से हम लोग ट्रेन चला देते हैं। इसके ऊपर नहीं चढ़ा रहे, टेंशन मत लो, हम तुमसे ये बस पूछ रहे लड़का को कितना आवाज सुनाई देगा? 2। 2। ठीक है भैया, यहाँ पे लड़के को 2 आवाज सुनाई देगा। एक सुनाई देगा कहाँ से? एयर से, जो एयर से होके आएगा, और एक पटरी से होके आएगा। एक कहाँ से होके आएगा? पटरी से। ठीक है, तो पटरी से आवाज जो आ रहा है वो हो गया सॉलिड, और एयर से आवाज जो आ रहा है वो एयर ही है तुम्हारा, ठीक है, गैस बुला लेते। तो अब भैया यहाँ पे देखो, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है सॉलिड में क्या होता है? ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू क्या चीज के? गैस से। तो यहाँ पे बात आ रहा है डेंसिटी का, यहाँ पे क्या बात आ रहा है? डेंसिटी। तो मोर दी डेंसिटी ऑफ मीडियम मोर इज दी लाउडनेस। तो ये भी ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया भैया? डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या चीज का? मीडियम का, डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम का डेंसिटी अगर ज्यादा है तो लाउडनेस ऑफ साउंड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर अब यहाँ पे आता है लास्ट पॉइंट, लाउडनेस। अब ये फिफ्थ पॉइंट देखो, अब हम तुमको पढ़ा दिए रेजोनेंस। तुम लोग सब बच्चा रेजोनेंस पढ़ा, ठीक है। फिजिक्स का पेपर हो गया है क्या तुम लोग का? हाँ भैया। हाँ भैया। उसमें क्या क्वेश्चन आया था? हम फिजिक्स का नहीं देखे, हमको कोई भेजा नहीं फिजिक्स का। फिजिक्स में, एक मिनट, अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी तुम्हारा फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है तो भैया बॉडी जो है कसकस के क्या करने लग जाता है? वाइब्रेट करने लग जाता है। उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? रेजोनेंस बुलाते हैं। तो देख यहाँ पे क्या लिखता है, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडी। द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडी नियर द वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीजेस द लाउडनेस ऑफ साउंड। तो ये ध्यान रखना, अगर भैया रेजोनेंट बॉडी है, रेजोनेंट बॉडी का मतलब नेचुरल बॉडी का फ्रीक्वेंसी अगर फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है भैया, तो बॉडी कस कस के वाइब्रेट करने लग जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस। तो रेजोनेंट बॉडी के प्रेजेंस में लाउडनेस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। याद करो तुम लोग क्या पढ़ा था? एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। तो यहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो लाउडनेस बढ़ रहा है। तो फिफ्थ पॉइंट भी ध्यान रखना, बस खत्म हो गया। तो ये 4-5 फैक्टर था जिसमें तुम्हारा लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करता है। अब ये भैया लॉग क्या आ गया? एकदम टेंशन ही मत लो, ये है ही नहीं सिलेबस में, ना तुमको पहले था ना कोरोना के बाद है। तो तुमको इससे कुछ भी नहीं करना है। तुमको बस एक चीज जो ध्यान रखना, वो हम अंडरलाइन करवा रहे, वो कर ले जरा सा। पहला है, ऑल्दो द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी बट लाउडनेस इज नॉट सेम एज इंटेंसिटी। हम तुमको पहले ही बता दिए थे कि साउंड इन लाउडनेस और इंटेंसिटी सेम नहीं है। Intensity is a measurable quantity, therefore it is an objective quantity, while loudness is a sensation, इसीलिए उसको subjective quantity बुलाया जाता है। इसको भी अंडरलाइन करो, ये क्वेश्चन आता है, बार बार तुमको बोल रहे हैं, ठीक है। बस खत्म, इसके नीचे वाला सोचो ही मत, है या करना ही नहीं है तुमको, ठीक है, सिलेबस में है ही नहीं, तो टेंशन लेने का काम नहीं है। फिर दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो देखो, यहाँ पे आ जाओ, यूनिट ऑफ लाउडनेस एंड साउंड लेवल, ठीक है। अब तुम लोग ये भी पढ़ा है, तुम लोग देखा जानता होगा नॉइस पॉल्यूशन के बारे में, 120, ठीक है। नॉइस को नापा जाता है क्या चीज में? डेसिबल में। क्या चीज को नापा जाता है? डेसिबल। द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज फोन, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन इंडिविजुअल परसेप्शन। हाँ, लिखता है इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ लाउडनेस। द लेवल ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल, ठीक है। तो साउंड का लेवल जो नापा जाता है वो क्या चीज में नापा जाता है? डेसिबल में। और यूनिट जो होता है वो होता है फोन। बहुत बार बच्चा लोग गलती करके आ जाता है, फोन के जगह डेसिबल लिख के आ जाता है। अगर हम तुमसे पूछेंगे क्या चीज में मेजर किया जाता है, तब तुम लिखना डेसिबल, लेकिन यूनिट ऑफ लाउडनेस जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा? फोन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। इसके बाद ये सबको तुम लोग के पास अगर पेंसिल है तो इसको ऐसे करके काट सकते हो, इसका कोई काम नहीं है। तुमको बस यहाँ डेसिबल तक जो बताए हैं वहां तक ध्यान रखना। डेसिबल ये रहा, ठीक है, और फोन ये उसके नीचे ऐसे करके लाइन बना दे, मतलब पढ़ने का काम नहीं है। लॉग वाला तेरे सिलेबस में है ही नहीं, तो टेंशन ही मत ले, और कभी नहीं आया है ये सब नहीं पढ़ना है तुम लोग को, ठीक है। ये सबको ऐसे करके कैंसिल कर दो, सारे स्कूल के लिए बोल रहे हैं।
ठीक है, सबका कोई काम नहीं है तुम लोग को। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बता देते तुम लोग को, यहाँ पे देखो दिखता है पुलिस, सायरन और ये है ना, तो एनी साउंड अबव 120 डेसिबल जो होता है उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, नॉइज पॉल्यूशन बुलाते हैं। तो तुम लोग देखो यहाँ पे क्या लिखता है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू अनडिजायरेबल लाउड एंड हार्श साउंड ऑफ लेवल अबव 120 डेसिबल, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। लिखता है कांस्टेंट हियरिंग ऑफ साउंड लेवल अबव 120 कैन कॉज हेडेक एंड परमानेंट डेमेज टू ईयर। लिखता है फिर while the sound of level 0 डेसिबल represent the lower limit of hearing, ठीक है, तो हम लोग का लोअर लिमिट जो है वो कितना है, 0 डेसिबल। तो बस इतना ही था लाउडनेस पे। अब हम लोग नेक्स्ट इसका पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक में जाने वाले हैं, वो है पिच, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रिलनेस। और ये क्या चीज पे भैया डिपेंड करता है, भैया ये डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी पे। तो अब चलो यहाँ पे हम तुम लोग को एक चीज और वापिस से पूछते हैं, तुम लोग मेरे को इसका जवाब दो। और देखो सबसे पहला बात, हम जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे वेलोसिटी वाला v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तब भी तुम लोग को ये बात बताए थे, थोड़ा सा ग्राफ देख के डरा मत करो। पहली बात तो ये ऐसे करके हमें यहाँ पे ग्राफ बनाए, ठीक है, दूसरा ग्राफ भी हम ऐसे करके बना रहे, ध्यान देना। थोड़ा सा उधर भाग गया, अगर वापिस साफ साफ बना। एक ग्राफ ऐसा, चलो ये दो ग्राफ बना, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे सामने दो ग्राफ है, दूसरा वाला हाँ आ गया। यहाँ पे देख क्या दिखाता है, ध्यान से सुनना, पहले ये क्लियर कर लो, अगर आगे से कभी भी ऐसा ग्राफ का क्वेश्चन है तुम लोग को गड़बड़ नहीं करना है। हम तुमको यहाँ पे 2-3 चीज अभी बताने वाले, जो पुराना चीज था एक बार रिवाइज करा देते हैं। हमको खाली इतना सा बता, हम बोले ये 1 सेकेंड है और ये भी 1 सेकेंड है, ठीक है, हमको इतना सा बताओ, यहाँ पे ये है 4 मीटर भैया और दिस इज ऑल्सो 4 मीटर। कौन बच्चा बताएगा यहाँ पे दोनों का क्या लाउडनेस सेम है कि अलग अलग है? सेम है। सेम। ठीक है, तो यहाँ पे भैया हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कितना वेव बना रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको यहाँ लाउडनेस पूछे और तो हमको एम्पलीट्यूड देखना है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इसका भी 4 मीटर आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है, 4 मीटर आ रहा है। इसका मतलब दोनों का लाउडनेस क्या हो गया, सेम। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज करता है, क्या दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है? और नहीं है तो हमको बताओ कि ए का फ्रीक्वेंसी कितना और बी का फ्रीक्वेंसी कितना है, तुम ही लोग बताओ। फ्रीक्वेंसी ए का फ्रीक्वेंसी एक है और बी का 2। ठीक है, तो चलो बी का 2, ए का 1 है, बी का 2 है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नेक्स्ट पेज में हम तुमको फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होता है भैया नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन वेव साइकिल, जो बुलाना बुला, ठीक है, बाई 1 सेकेंड। भैया ऐसे करके जो वेव यहाँ से यहाँ गया, दिस इज 1 ऑक्सीलेशन, 1 वेव, 1 साइकिल, ठीक है, 1 वाइब्रेशन, जो बुलाना बुला। तो ये 1 सेकेंड में कितनी बार ऐसे किया, वही उसका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। वापिस आ जाते पीछे वाले पेज में, ये आ गए यहाँ पे, तो तुम लोग यहाँ पे देख भैया, ये यहाँ से यहाँ एक बार क्या हुआ, कंप्लीट किया साइकिल, तो ये 1 हर्ट्ज हो गया। ये कितना हर्ट्ज हो गया, 1। फिर ये यहाँ से यहाँ 1, फिर यहाँ से यहाँ 2, तो ये कितना हर्ट्ज हो गया, 2 हर्ट्ज हो गया। ये कितना हर्ट्ज हो गया, 2 हर्ट्ज। तो तुम देख सकता है यहाँ पे, हम जो लिखे वो आया नहीं, यहाँ पे देख, यही चीज बता रहे थे, सुनना ध्यान से। यहाँ पे ये जो ग्राफ बताए, एक साइकिल यहाँ से यहाँ हुआ, ठीक है, सब बच्चा कंफ्यूजन मत रखना कभी भी इसमें। यहाँ से यहाँ भैया एक साइकिल कंप्लीट हुआ, तो एक साइकिल 1 सेकेंड में, तो 1 बाई 1 कितना आ गया, 1 हर्ट्ज। भैया ये यहाँ से यहाँ एक साइकिल एंड यहाँ से यहाँ दूसरा साइकिल, तो 2 बाई 1 आ गया, दैट इज कितना हर्ट्ज आ गया, 2 हर्ट्ज आ गया। तो ये चीज ध्यान रखना, ये कितना आ गया, 2 हर्ट्ज आ गया। तो यही चीज बताए, ऊपर वाला 1 हर्ट्ज है, नीचे वाला क्या हो गया, 2 हर्ट्ज हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, 2 हर्ट्ज। तो यही दो बात हम तुमको बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए आ जा रहा है 1 हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कितना आ जा रहा है, 2 हर्ट्ज। उसके बाद क्या बोलता है, यहाँ पे देख दोनों का 4-4 मीटर है, एम्पलीट्यूड सेम होने के बावजूद भी यहाँ पे क्या बता रहे तुम लोग को, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग आ रहा है। तो यही चीज है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आ जा चैप्टर पे, यहाँ पे देख, यहाँ पे आप अंडरलाइन करना, pitch is considered only in reference to musical sound. Each musical note has a definite pitch. If the pitch तुम लोग देखा होगा, चाहे तुम लोग के घर में स्पीकर या कुछ भी हो या मोबाइल में, ठीक है, मोबाइल में लिखा रहता पिच, बास, ट्रेबल,
तो वो जो है वो तुम्हारा पिच क्या करता है, देखो ईच म्यूजिकल नोट हैज ए डेफिनिट पिच इफ द पिच इज हाई, ठीक है, द साउंड इज श्रिल। मतलब लड़की लोग का पिच हाई होता है और लड़का लोग का पिच क्या होता है, लो। जनरली कंफ्यूजन हो जाता है कि लड़की लोग का पिच लो है, नहीं, लड़की लोग का पिच हाई है। हाई पिच का मतलब लिख ले यहाँ पे जरा सा, ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर तुम लोग को। हाई पिच का मतलब क्या होता है कि आवाज जो है पतला है, श्रील है, ठीक है। और यहाँ पे लो पिच का मतलब है आवाज जो है वो भारी है, फ्लैट है, ग्रेव है, जो बुलाना बोला, ठीक है। तो यहाँ पे लो पिच का मतलब होता है फ्लैट आवाज, भारी आवाज, और हाई पिच का मतलब क्या हो जाता है, श्रील आवाज, पतला आवाज। एग्जाम में आता है कि बच्चा का आवाज, लड़की का आवाज और लड़का का आवाज को अरेंज करो अकॉर्डिंग टू पिच। तो यहाँ पे देखो वही आएगा इन ए टीवी रिकॉर्डर और टीवी द टर्म्स बेस और ट्रेबल, यहाँ का है ना, रिपेयर टू लो एंड हाई पिच। तो देख ले बास जो होता है वो क्या चीज के लिए हो जाता है, लो पिच के लिए हो जाता है। ट्रेबल क्या चीज के लिए हो जाता है, हाई पिच के लिए हो जाता है। अब यहाँ देख मेन तुम लोग को ग्राफ समझना है, ठीक है, ग्राफ समझ जाएगा और खुद नेक्स्ट पेज में ग्राफ होगा, तुम लोग ध्यान से देखो अभी इसको। अभी वीडियो बंद होगा, सब कनेक्ट करना वापस से। ये देख, ये ग्राफ अभी हम तुम लोग को बताए थे ऐसे करके, हमको तुम लोग फिगर देख के बता कि इस कितना कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो फिर से देखिए भैया, ये जो है यहाँ पे 1 हर्ट्ज जा रहा है और ये 1, यहाँ से यहाँ 2, इसका फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, 2 हर्ट्ज जा रहा है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना आ जा रहा है, 2 हर्ट्ज जा रहा है। तो तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एकदम सिंपल सा चीज है। तो इसका यहाँ पे देख, तो ये ग्राफ तुम लोग को बता रहे थे, तो ग्राफ से भी क्लियर हो रहा होगा तुम लोग को। तो हाई पिच का मतलब यहाँ पे हाई पिच हम तुम लोग को बताए थे, किसका हाई पिच होता है, लड़की लोग का, ठीक है। हाई पिच का मतलब ये दोनों में आवाज कौन सा श्रील है, बता तुम ही लोग देख के। ऊपर वाला जो आवाज है ये किसका आवाज है, अगर हम तुमको बना के दे दे ऐसे कि एक लड़का है लड़की है, कौन सा लड़का का ग्राफ होगा, कौन सा लड़की का ग्राफ होगा, बता। ए की बी, ए ग्राफ ये होगा, लड़का ए बॉय, भैया ये लड़के के लिए होगा, बी लड़की। वेरी गुड भैया। ये बी क्या लड़की चीज के लिए हो जाएगा, ये बॉय का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पिच जो है वो लो आ रहा है। और अभी आप बताएं लो पिच का मतलब क्या होता है, फ्लैट आवाज होता है। यहाँ पिच क्या आ रहा है, हाई आ रहा है, और हाई का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, श्रील आ रहा है। तो इसका मतलब ये किसका है, गर्ल का है। तो ये चीज ध्यान रखना, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ने का कोई काम भी नहीं है तुम लोग को, ठीक है, और हम बता भी नहीं रहे। एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन पिच, अब यहाँ देखो बताया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा होता है, इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज पियानो, वायलिन एंड गिटार। अब तुम लोग को ये चीज याद कर हम बताए थे, तुम लोग को बताए थे पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। और हम तुम लोग को सबसे पहला चीज ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी में हम तुम लोग को बताए थे, पेज पीछे जाके तुम लोग अगर देखेगा तो हम तुम लोग को बहुत बार बता चुके हैं कि गिटार सब जो होता है, ठीक है, गिटार सब जो होता है उसके स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, पतला करने पे, एरिया बढ़ाने पे, टेंशन बढ़ाने पे उसका फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है, दे कैन प्रोड्यूस नोट्स ऑफ, दिखता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन, क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, टेंशन पे, थिकनेस पे, उसके थिकनेस मतलब एरिया ही हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना, और कैसे डिपेंड करता है वो पीछे दिया हुआ है। तो तुम लोग को पढ़ाए थे, एक बार पीछे याद करना, रिवीजन करोगे तो उसमें तुमको दिख जाएगा। इंपॉर्टेंट है, तुम लोग सब मार्क कर ले इसको, और इस पे क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। अब इसके बाद देखो फिर क्या बता रहा है, फिर फ्लूट में आ गया। फ्लूट में तुमको बताए थे ओपन एंड और क्लोज एंड में क्या हो जाता है। फिर यहाँ वाटर लेवल में आ गया, उसमें क्या बताए थे भैया, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। पेंडुलम में भी बताए थे तुम लोग को, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यहाँ पे क्या हो जाता है, लेंथ हो जाता है। फिर द वॉइस ऑफ मैन इज यूजुअली ऑफ हायर पिच देन दैट ऑफ अ मैन। तो हम पहले ही तुम लोग को ये बात बता चुके हैं कि वुमेन का जो आवाज होता है उसका पिच क्या होता है, लड़की लोग का पिच जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा आता है। अब यहाँ पे आता है सब्जेक्टिव नेचर ऑफ पिच एंड ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तुम लोग सब जानता है कि हम लोग पिच को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन मेजर क्या चीज को कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को। v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है, तो भैया इससे आप देख लीजिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v बाय लेमडा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, पिच। तो तुम लोग को आंसर क्या लिखना था यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। पिच इज नॉट सेम एज फ्रीक्वेंसी, तो फिर सीधा सा बात है क्यों सेम नहीं है, क्योंकि भैया पिच को हम मेजर नहीं कर सकते, बस फील कर सकते, सेंसेशन वाली बात है, और फ्रीक्वेंसी को हम मेजर कर सकते हैं, तो इसीलिए दोनों सेम नहीं है, खत्म हो गया यहाँ पे। तो वही चीज यहाँ पे बताया है, बोलता है इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ, देख on the other hand frequency is a measurable quantity, it depends on the source producing the sound। ये चीज हम लोग पहले भी पढ़े थे, ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज पे डिपेंड करता है, वो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है उसके सोर्स पे वो डिपेंड करता है। इट हैज अ डेफिनिट वैल्यू फॉर ए गिवन साउंड व्हिच इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स सोर्स, इट हैज नथिंग टू डू विद द लिसनर, सो फ्रीक्वेंसी इज एन ऑब्जेक्टिव नेचर।
तो ये चीज ध्यान रखना। अगर हम तुमसे पूछेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव नेचर क्या है तुम्हारा इसका पिच का, तो तुम लोग क्या लिख दोगे, तुम लोग लिखोगे फ्रीक्वेंसी। उसी तरह लाउडनेस का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी। अब आता है तीसरा और लास्ट, क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है, ये क्या होता है भैया, अब कुछ साउंड ऐसा हो सकता है जिसका एम्पलीट्यूड भी सेम है, जिसका फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तब क्या करेंगे भैया, तब भी उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कैसियो का आवाज है और ये गिटार का आवाज है। तो वो जो है वो डिपेंड करता है क्या चीज पे, वेव के फॉर्म पे। जैसे अभी आपका ये जो दो ग्राफ बन रहा है यहाँ पे बगल में, तुम लोग देखो यहाँ पे, अब हम एक ग्राफ तुमको बना के पहले दिखाएंगे, उसके बाद तुमको बुक वाला दिखाएंगे। हम तुमको यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाते हैं, देखो ध्यान से, तुम लोग खाली देख के बताना दोनों ग्राफ में तुम लोग को क्या चीज सेम दिख रहा है। चलो यहाँ पे तुमको दो ग्राफ दिख रहा है, ए और बी। हमको बताओ यहाँ पे तुम लोग कि ए ग्राफ और बी ग्राफ में क्या क्या चीज तुम लोग को सेम दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ Loudness and frequency. frequency, amplitude. एम्पलीट्यूड। ठीक है भैया, दोनों ग्राफ का देखिए, आपका एम्पलीट्यूड भी क्या है, सेम है, और फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम है। तो इस केस में जब एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो अंतर क्या चीज में, वेव के फॉर्म में। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर भैया, वेव फॉर्म ही दोनों का क्या है, अलग अलग है, वेव फॉर्म ही क्या है, अलग अलग। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बुलाते हैं क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है, क्वालिटी और क्या बुलाया जाता है, टिम्बर। ऐसा साउंड, ऐसा आवाज जब दोनों के बीच में आपका फ्रीक्वेंसी भी सेम है, पिच भी सेम है, तब क्या चीज में अंतर आ रहा है, उसके वेव फॉर्म में। तो इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, क्वालिटी। डेफिनेशन देख यहाँ पे, क्वालिटी और टिम्बर ऑफ अ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक व्हिच डिस्टिंग्विशेस द टू साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। अंडरलाइन कर इसको, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेम लाउडनेस सेम पिच, but emitted by two different instruments because of change in their wave form। तो क्या चीज डिफरेंट है, इनका वेव फॉर्म अलग है। क्या चीज अलग, अंतर है इसका, वेव फॉर्म। तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें तुम लोग को और कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो तुम लोग को ये सब बात बताएं, ध्यान रखना है तुम लोग को। तो क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, देख लें यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को ये और ये दोनों का एम्पलीट्यूड सेम कर दिया, लेकिन क्या है, द क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स ऑन वेव फॉर्म। ये क्या चीज पे डिपेंड करता है, वेव फॉर्म। बस अभी तुम लोग को बताया जाएगा हार्मोनिक्स के बारे में और फंडामेंटल नोट के बारे में, तो देख लेना अभी, बस सुन ले। लिखता है ओनली ए ट्यूनिंग फॉर्क एमिट साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, जिसको मोनोटोन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द साउंड फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट डज नॉट कंटेन ए नोट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी बट इट कंटेन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब तुम लोग जब भी गाना वाना सुना होगा या गिटार बजाते हुए, कैशियो बजाते हुए, कुछ भी किसी को सुना होगा तबला बजाते हुए, तो वहां पे अलग अलग तरह का आवाज निकलता है। अलग अलग तरह का आवाज निकलने का मतलब उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग एम्पलीट्यूड है भैया। लेकिन जब हम लोग वो क्या बोलते हैं उसको, ट्यूनिंग फॉर्क को अगर मूव करेंगे या स्केल लेके ऐसे करके मूव कराएंगे या रबड़ ऐसे लेके मूव कराएंगे, उससे एक ही तरह का बस आवाज निकलता है। तो वो जो आवाज है उसी को हम लोग मोनोटोन बुलाते हैं, उसी को क्या बुलाते हैं, मोनोटोन। The vibration of the lowest frequency and maximum amplitude is called principal vibration। अंडरलाइन करो जरा सा इस चीज को, क्या बोला है यहाँ पे, the vibration of the lowest frequency and maximum amplitude is called principal or fundamental vibration, and the vibration of frequency higher multiples of it are called subsidiary vibration। तो ये दोनों का डेफिनेशन तुम लोग को याद करना है, एग्जाम्स में आता है, बस इतना सही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब हम तुमको कुछ भी सजेस्ट नहीं करेंगे और एक भी चीज तुमको पढ़ने का कोई काम वाम नहीं है। ठीक है, तो इतना ही चीज था और कुछ मत पढ़ना। जो कटवा दिए वो सब पढ़ना ही नहीं है, एग्जाम तक का बात बता रहे, आएगा ही नहीं। ये देख कैरेक्टरिस्टिक हम तुमको बता ही दिया, तुम लोग को भी समझ में आ गया होगा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, लाउडनेस भैया एम्पलीट्यूड पे, पिच फ्रीक्वेंसी पे, टिम्बर आपका वेव फॉर्म में, जिसमें से ये दोनों जो आपका क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी है, इसी को हम लोग क्या बुला लेते हैं, इसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी बुला लेते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद देखो म्यूजिक एंड नॉइज में डिफरेंस बता रहा है, तो तुम लोग समझ ही सकता है, जो कान को सुनने में अच्छा लगे, प्लेजेंट लगे, उसी को म्यूजिक कहते हैं, जो अच्छा नहीं लगता वो क्या हो जाता है, नॉइज हो जाता है। फिर यहाँ पे जो अच्छा पॉइंट है वो 4th नंबर है, द साउंड लेवल इज लो, 10 से 30 डेसिबल के बीच में रहता है म्यूजिक का, और नॉइज जो होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, अबव 120 डेसिबल हो जाता है। म्यूजिक का जो वेव फॉर्म होता है वो रेगुलर होता है, लेकिन इसका नॉइज का क्या हो जाता है, इरेगुलर। ठीक है, जो तुमको लग रहा होगा सारा आजकल मॉडर्न म्यूजिक का के लिए है,
तो यहाँ पे देखो उसको नॉइजी कहा जाएगा, ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे देख ले ये चीज बताया और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो लिखता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इतना ही तुम लोग को पढ़ना है। इसका न्यूमेरिकल देख क्या है, खाली लाउडनेस वाला तुम लोग को करना है। एक मिनट खाली, यहाँ आ जा, देख ये रहा तेरे लोग को ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे देख, ये बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर तुम देखेगा ऐसे करके तुमको दो ग्राफ दे दिया। चलो हम लोग क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। लिखता है यहाँ पे, तुम लोग देख पहले ग्राफ देख ले। लिखता है क्वेश्चन में फिगर 7.23 एंड बी रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी। अच्छा, एक और बात हम तुमको बताना चाहते हैं कि सेम मीडियम में वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तुम देखो यहाँ पे हम ऐसे करके दो ग्राफ बनाते, कंफ्यूज मत रख करना कभी। ऐसे करके भैया ये एक ग्राफ है, इसी में दूसरा एक वेव ऐसे करके ट्रेवल कर रहा है। मेरे को बताओ जरा सा ए का और बी का वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है भैया, कोई डिफरेंस नहीं है। ये ध्यान रखना, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। जब भी साउंड, कोई भी साउंड सेम मीडियम से ट्रेवल कर रहा है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे दोनों का वेलोसिटी क्या आएगा, सेम। ये चीज बहुत जरूरी था बताना हमको, ये ध्यान रखना, कभी गलती मत कर देना। ये नहीं कि दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग है, अलग देखो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और भैया यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी अलग अलग है, लेकिन दोनों का वेलोसिटी सेम है, क्योंकि भैया दोनों जो ट्रेवल कर रहा है वो सेम मीडियम से ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पॉइंट नंबर 1 देखो, बहुत बार क्वेश्चन बनाने से ये फायदा मिलता है कि नया चीज जानने को मिलता है। इसीलिए तुम लोग को बोलते हैं जब पढ़ाई कर लेता है उसके बाद क्वेश्चन किया कर, तो तुम लोग को नया नया चीज को जानने को भी मिलेगा, ठीक है। एक्सरसाइज ऐसा बनाया हुआ है कि उसमें तुमको बहुत सारा क्वेश्चन नया मिलेगा। तुम लोग छाप लेता है स्कूल के होमवर्क के लिए, लेकिन उसको पढ़ के एक बार अच्छे से खुद से क्या कर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देयर वेलोसिटी, तो देख ले यहाँ पे लिखता है कि दोनों का वेलोसिटी क्या कर दिया, सेम कर दिया। अब आया वेवलेंथ, तो याद करो तुम लोग वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, यहीं पे हम ग्राफ से समझा देते हैं। भैया वेवलेंथ को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। अगर इसको बुलाते, सबसे टॉप वाले पॉइंट को क्रस्ट बुलाते हैं, इस दोनों को ट्रफ बुलाते हैं। द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट इज नोन एज वेवलेंथ, या सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। या भैया एक जो ये कंप्लीट हुआ है साइकिल, इसी को भी क्या बुलाते हैं, वेवलेंथ। तो 3 डेफिनेशन तेरे सामने है, ठीक है। अब ये तीनों में से तुमको कोई भी अगर डाटा दे दिया है तो उससे तुम क्या निकाल लेगा, वेवलेंथ निकाल लेगा। जैसे साफ साफ दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, देख ध्यान से सब बच्चा। यहाँ पे ये कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट और कौन सा है, डिस्टेंस। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकता है ये वेव जो ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2x ट्रेवल कर रहा है। कितना ट्रेवल कर रहा है, 2x। अब इसके बाद देखो लिखता है फ्रॉम द फिगर 7.2 इट इज ऑब्वियस दैट देयर आर 3 वाइब्रेशन ऑफ वेव, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 साइकिल, 2 साइकिल और 3 साइकिल, ठीक है। ये कितना साइकिल कंप्लीट कर लिया, 3 साइकिल। ये तो इसका फ्रीक्वेंसी में हेल्प करेगा। यहाँ पे लिखता है, देख सब बच्चा कहाँ गया, फिगर 7 पॉइंट देखो सब। यहाँ पे लिख रहा है इट इज ऑब्वियस दैट देयर आर 3 वाइब्रेशन ऑफ वेव ए व्हाइल 2 वाइब्रेशन ऑफ वेव बी इन सेम डिस्टेंस, ठीक है। सेम डिस्टेंस में क्या हो रहा है, एक का 2 है और एक का क्या है, 3 है। एक का 2 है, एक का क्या है, 3। तो यहाँ पे देखिए भैया लैम्डा ए और लैम्डा क्या कर रहा है, बी निकाल रहा है। लैम्डा क्या बताता है तुम लोग को, डिस्टेंस बताता है, वेवलेंथ बताता है। वेवलेंथ क्या होता है भैया, डिस्टेंस होता है। वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे उसी से ये क्या कर दिया, यहाँ पे ऊपर में देख क्या कर रहा है, ये कितना बार 3 लैम्डा ए आ रहा है और नीचे का कितना आ रहा है, 3 लैम्डा बी। तो अगर रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये कैसे करके किया ये हम बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं। v इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ लैम्डा। v इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ लैम्डा। v1 और v2 को तो भैया आप क्या कर दिए, बराबर कर दिए। तो एफ लैम्डा मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है भैया, ऊपर वाले का आपका है 3 और लैम्डा कितना है, उसको लैम्डा ही रहने दिए। नीचे वाले का कितना आ रहा है भैया, 2 आ रहा है और उसका भी लैम्डा, वेवलेंथ हमको निकालना है, ठीक है। तो v1 जो है ऊपर वाले को लैम्डा ए मान रहे हैं, नीचे वाले को क्या मान रहे हैं, लैम्डा बी मान रहे हैं। तो यहाँ से देख लैम्डा ए बाय लैम्डा बी जो आ गया वो कितना आ जाएगा, इसको इधर कर दिए 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/3। तो ये चीज देखो ये ऐसे करके निकाला गया है, ठीक है, कि भैया दोनों का वेलोसिटी सेम है तो v1 और v2 दोनों बराबर कर दिए और v जो होता है वो f लैम्डा के बराबर होता है। तो ना हमको फ्रीक्वेंसी पता है, हमको फ्रीक्वेंसी का आइडिया है। कैसे आइडिया भैया, दोनों का हम साइकिल काउंट कर लिए। ऊपर वाला में 1, 2 और 3 साइकिल हुआ, नीचे वाले में 1
और ये 2, ये 2, तो v इज इक्वल्स टू क्या हुआ, एफ लैम्डा। अब भैया ऊपर वाले का हम निकाल रहे वेलोसिटी, देखिए वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है फ्रीक्वेंसी 3 आ रहा है, और क्योंकि ये ए नाम दिया गया है इसको तो ये लैम्डा ए। नीचे वाले का भैया देखिए 2 है और नीचे वाले का लैम्डा नहीं पता तो लैम्डा बी मान लिए। अब ये बात पता है कि दोनों का वेलोसिटी सेम है, v1 और v2 सेम है, तो 3 लैम्डा ए इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बी। हमको यहाँ पे दोनों में रिलेशन निकालना, सॉरी 2 लैम्डा बी, यहाँ पे रिलेशन निकालना था, तो लैम्डा ए बाय लैम्डा बी जो है वो कितना आ रहा है बता, 2/3 आ जा रहा है। तो इसी से देख 2:3 निकाल लिया, ये लोग कितना निकाल लिया, 2:3। फिर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देख वही सेम बात हो गया जैसे इसका निकाले थे। यहाँ पे देख ये कितना आ गया, वो आया था 2:3, ये कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। फिर चौथा चीज क्या निकालने बोला है, लाउडनेस। अब तुम लोग को भी पता है भैया लाउडनेस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब हम एम्पलीट्यूड देखेंगे तो भैया इसका 8 आ रहा है और नीचे वाले का 14 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुम देख अगर हम लाउडनेस ऑफ ए बाय लाउडनेस ऑफ बी निकाल रहे हैं तो हम तुमको सिखाए थे a1 बाई a2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो भैया आपका a1 आ रहा है 8, 8 का स्क्वायर 64, क्यों करेंगे, तुम मल्टीप्लाई करके कैंसिल करना ज्यादा बढ़िया है। हम लैम्डा ए बाय लैम्डा बी निकाल रहे हैं और इधर लैम्डा बी बाय लैम्डा ए है, तो पक्का पक्की तो नहीं कट रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर दिया, वो 49 को 48 मान के 3:1 निकाला है, ठीक है। तो ऐसा भी देख ले, अगर कभी ऐसा रहे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू करके कर सकते हैं। हाउ डू दे डिफर इन देयर क्वालिटी, बताओ कैसे डिफर कर रहा है, तो सीधा सा बात है, द टू वेव फॉर्म्स आर सेम, दोनों का देख लीजिए भैया वेव फॉर्म सेम है, ठीक है। हमको उसका यहाँ पे क्या बोलता है, सेम, सो दे हैव द सेम क्वालिटी। यहाँ पे तुम लोग देखो एक चीज और खास बात नया आया कि वहां बोला था कि अगर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम होता है तो जरूरी नहीं है, ठीक है, कि क्वालिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज पे डिपेंड करता है, वो वेव फॉर्म में डिपेंड करता है। यहाँ पे ना तो एम्पलीट्यूड सेम है ना तो फ्रीक्वेंसी सेम है, ना तो एम्पलीट्यूड सेम है ना तो एम्पलीट्यूड सेम है और ना ही फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन क्या चीज सेम है, वेव फॉर्म सेम है। तो अगर वेव फॉर्म सेम है तो क्या चीज, वेव फॉर्म क्या चीज पे डिपेंड, वेव फॉर्म क्वालिटी जो है वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है, तो क्वालिटी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। तो तुम लोग को ये बोले थे, जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, तो देख ले ऐसा ऐसा क्वेश्चन करके आ जाता है। इस बार तुमको 3:4 दिया हुआ एम्पलीट्यूड, तो पुट कर दिए 9:16 आ गया, और ये क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर आया था, ठीक है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो तुम लोग करो, और ये आता है तुम लोग अभी स्कूल का जो एग्जाम्स होगा उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इस चैप्टर से अगर पहला चीज अगर कोई क्वेश्चन उठाएंगे तो यही लाउडनेस वाला ही उठेगा, तो ये बात ध्यान रखना। आज हो गया तुम लोग का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट, तुम लोग इसका तैयारी